हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम सीखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में डिफरेंस, इनके मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन की एक वीडियो बनाई है पार्ट फर्स्ट उस पर लिखा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। ये सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मतलब होता है लार्ज। लिखा है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनदर इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस की एक और ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज सच एग्रीगेट विच रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रो में हम क्या करते थे, एन इंडिविजुअल के रूप में हम उसमें स्टडी किया करते थे। जैसे कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे हम, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट। हमारे भारत में टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल रोजगार, कुल रोजगार कितना है। टोटल इनकम, हमारे भारत की इनकम कितनी है। टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है। टोटल सेविंग कितनी होती है। टोटल कंजप्शन कितना किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड कहने का मतलब टोटल सप्लाई और जनरल प्राइस लेवल, ये सारे हम अध्ययन करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जबकि माइक्रो में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल स्टडी किया करते थे, इंडिविजुअल इनकम, फर्म प्रोडक्शन, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, उसका अध्ययन करते थे। जबकि मैक्रो में हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, एंटायर इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू R.E. बॉल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ जो होती है उसे डील नहीं करती है एज सच, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज़, लेकिन इन क्वांटिटीज़ के टोटल से, एग्रीगेट से डील करती है, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स, इंडिविजुअल इनकम से इसको डील नहीं किया जाता है, बट विद द नेशनल इनकम इसमें डील की जाती है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस को नहीं लिया जाता मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट विद द प्राइस लेवल को लिया जाता है कि नेशनल लेवल पे प्राइस क्या है। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, बट विद नेशनल आउटपुट इसमें काउंट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल, ये पूरी इंटायर इकोनॉमिक के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट का मतलब टोटल इकोनॉमी की इसमें स्टडी की जाती है। सच है जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब नेशनल लेवल पे कितना खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो इसमें स्टडी किया जाता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल मतलब हमारे भारत में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, टोटल। जनरल प्राइस लेवल क्या है, ये सभी बातें जो होती है किससे डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक फंक्शंस फ्लक्चुएशंस एंड प्रोवाइड रेमेडीज। तो ये सभी अध्ययन करने के बाद में फ्लक्चुएशन का रीजन्स क्या है, इंक्रीज हुई तो किस लेवल पे हुई है, ये सारा जो अध्ययन किया जाता है नेशनल लेवल पे किया जाता है, एंड प्रोवाइड रेमेडीज, और फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द मैक्रो यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी की जो मैक्रो यूनिट्स होती है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम हुई, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी बातें जो होती है किस में स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। सेकंड, रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो टोटल एंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। लिखा है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज ए होल, होल के बारे में, होल का मतलब इंटायर के बारे में स्टडी की जाती है,
इट डज नॉट एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ अ मैक्रो पॉलिसीज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट स्टडी द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एज ए होल, बल्कि ये इसमें स्टडी किया जाता है कि समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद द इंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। ए फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर, जो वेरिएबल है वो हैं नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इन सभी जो वेरिएबल्स होते हैं इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फोर्थ, मैक्रो टूल्स, द वेरियस टूल्स मतलब साधन यूज्ड इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, डिफरेंट प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है। आर कॉल्ड मैक्रो टूल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो टूल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स आर, जो है फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। ये तीन जो टूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो नेशनल इनकम से डील करती है। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय से डील करती है, मतलब इसकी राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे इसी में शामिल होते हैं। एंड मेजरमेंट मेथड ऑफ अ नेशनल इनकम, और मेजरमेंट भी नेशनल इनकम का जो किया जाता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द होल सिस्टम एंड द वेरिएशन इन इट। जो भी कैलकुलेट किया जाता है किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है किससे कंसर्न है? डिटर्मिनेशन, किसके डिटर्मिनेशन से? ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द होल सिस्टम। भाई पूरे भारत में कितने लोगों को रोज़गार अवेलेबल है, उसका डिटर्मिनेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इट स्टडीज़ अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फंक्शन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये सारा अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जो भी एग्रीगेट होता है, चाहे फिर वो डिमांड हो, सप्लाई हो, कंजप्शन हो, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। थर्ड है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड द इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अध्ययन किया जाता है मनी सप्लाई के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका, एंड इफेक्ट ऑफ देम ऑन द इकोनॉमी, और उसका जो भी प्रभाव पड़ता है इकोनॉमिक पे, उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, उसका डिटर्मिनेशन जो किया जाता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाएगा। चेंजेस इन अ जनरल प्राइस लेवल आर आल्सो स्टडीड इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका अध्ययन भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करेंगे। मतलब राष्ट्रीय लेवल पर जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उसमें प्राइस लेवल पे क्या चेंजेस आ रहा है उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। थर्ड है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अ बूम एंड डिप्रेशन। हर इकोनॉमिक्स में या तो बूम होता है या डिप्रेशन होता है। बूम का मतलब उछाल, डिप्रेशन का मतलब धीमी गति हो जाना, डाउन फ्लो हो जाना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट के समय पर, विकास के समय पर। दीज फेसेस आर टर्म्ड एज ए ट्रेड और बिजनेस साइकिल्स। इन्हीं फेसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेड या फिर बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। द थ्योरीज ऑफ अ ट्रेड साइकिल्स एंड द पॉलिसीज टू कंट्रोल साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कम विद इन द स्फेयर ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पर जो कंट्रोल किया जाता है वो किस में किया जाएगा? इसी के अंतर्गत किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन अ पर कैपिटा रियल इनकम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम? स्टडी करेंगे किसकी? ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी
प्रॉब्लम से उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। और इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, फॉर्म पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, वेरियस डेवलपमेंट पॉलिसीज आर आल्सो स्टडीड देयर इन। जितनी भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही होती है। फिफ्थ पॉइंट है मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या किया जाता है, मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सभी चीज़ों को आप बांटना, सबको अवेलेबल करवाना, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। द एनालिटिकल स्टडी ऑफ दीज थ्योरीज हेल्प इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर ये एनालिटिकल स्टडी की जाती है कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को बराबर सभी चीज़ों का उपभोग करने का अवसर मिले, सभी को बराबर चीज़ें मिले, सभी को इनकम मिले, सभी को रोज़गार मिले, सभी की हिस्सेदारी हो। ये सारा अध्ययन किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला इम्पोर्टेंस है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही फॉर्मुलेट की जाती है, मतलब उनको बनाया जाता है। जितनी भी पॉलिसीज होती है सरकार की, जितनी भी नीतियाँ होती है सरकार की, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत की जाती है, न कि माइक्रो के अंतर्गत। लिखा है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एसेंशियल इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज होती है विभिन्न प्रकार की, वो हम इसके अंतर्गत ही बनाते हैं, मतलब सरकार इसके अंतर्गत ही बनाती है, क्योंकि वो सरकार जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही अपने डिसीजंस ले पाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट मतलब राज्य के जो उद्देश्य होते हैं, इज़ टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। उनका उद्देश्य होता है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जाए। द स्टेट हैज़ टू डील विद द वेरियस माइक्रो यूनिट्स लाइक जैसे कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंज्यूप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल etc। एंड फॉर इट द यूज ऑफ मैक्रो टूल्स इज एसेंशियल। और इनके लिए मैक्रो टूल्स ही एसेंशियल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। बोथ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव ए प्राइमरी गोल ऑफ अचीविंग ए हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, चाहे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, कंट्रीज हैव ए प्राइमरी गोल, उनका प्राइमरी गोल जो है क्या है, अचीविंग ए हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी। इसके लिए उनको एक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। आफ्टर है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेसिक रॉ मटेरियल इन दिस स्टडी। तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स नीड्स होती है, बेसिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि हमारी जो इकोनॉमिक है उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब करना चाहते हैं, जो भी सरकार होती है वो चाहती है कि हमारे देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ बढ़ती जाए। थर्ड पॉइंट है टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो वर्किंग है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा ही। लिखा है फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक एज ए होल। इकोनॉमिक जो है कम्प्लीटली है, एंटायर स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज़ नीडेड, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। नेचर ऑफ द इकोनॉमी, पॉपुलेशन, टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन इन एन इकोनॉमी, ऑल आर टू बी स्टडीड इन एज इकोनॉमी विच नीड द हेल्प ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन सब के अध्ययन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी आवश्यक होती है। फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजलेस। लिखा है इसमें एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज एक्ट एज ए गाइड लैम्प टू द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के लिए एक गाइड लैम्प की तरह कार्य करता है वाई डिजाइनिंग द पॉलिसीज। किस समय
पॉलिसीज़ को डिजाइन करते समय। एन इन्वेस्टर में डिक्लाइन टू एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर जो होता है अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकता है व्हेन एन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द फेस ऑफ अ रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकता है व्हेन एन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द फेस ऑफ अ रिसेशन, जब रिसेशन आ जाए, कमी आ जाए, ठीक है ना, गिरावटें आ जाए मार्केट में, उस समय एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है। ए प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ ए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी मेड इफ एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम इज मेड। लेकिन ये सारा कब होगा, जब हमने इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया हो। और ये किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने स्टडी की है, अध्ययन किया है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो यूजलेस होती है। और बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉसिबल नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। लिखा है इसमें द फैक्टर्स रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिफरेंट कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट होते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डिफरेंट कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती ही है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अब माइक्रो के अंतर्गत तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे एक देश की इकोनॉमिक को दूसरे देश की इकोनॉमिक से। किसके अंतर्गत डिफरेंस कर पाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम एक देश की इकोनॉमिक का दूसरे देश की इकोनॉमिक से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन नेशनल इनकम एंड द कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट बिकम द बेसिस फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। और ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना, एक बेसिस हो गया है। तो ये सारा हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक देश की इकोनॉमिक्स का दूसरे देश की इकोनॉमिक से। लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेज। लिखा है इसमें समटाइम्स एग्रीगेट प्रोवाइड मिसलीडिंग कंक्लूजन। जब हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, इस लेवल पर आकर मिसलीडिंग कंक्लूजन हो जाता है, गलत लीड हो जाता है। व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल मे नॉट बी ट्रू फॉर द इंटायर ग्रुप। अब एक व्यक्ति के लिए जो सही बात है, ऐसा तो है नहीं पूरे देश के लिए वो सही बात हो सकती है। तो वहाँ जाके ये कंक्लूजन जो है हमारा क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है। टू एग्जाम्पल्स कैन बी प्लेस्ड हियर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहला, सेविंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इंडिविजुअल एक व्यक्ति जो है क्या करना चाह रहा है, सेविंग करना चाह रहा है। सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लिखा है इसमें फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि सेविंग इज ए वर्च्यू, सेविंग जो है एक गुण है कि भाई हमें जो भी हमारी इनकम है उसमें कुछ पार्ट हमें सेव करना चाहिए। बट इफ़ ऑल पीपल इन एन इकोनॉमी, मान लीजिए देश की पूरी इंटायर इकोनॉमी में सारे ही लोग क्या करें, सेविंग स्टार्ट कर दे, पैसा बचाने लग जाए, कम खर्च करने लग जाए, इट शोज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी देश की इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो होगा, जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि डिक्रीज कंजप्शन डिमांड इटीसी ड्यू टू सेविंग, क्योंकि इसकी वजह से कंजप्शन जो उसका उपभोग है, वस्तुओं का उपभोग है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग क्या करने लग गए हैं, पैसा बचाने लग गए हैं। तो अगर इंडिविजुअल लेवल से हम देखें तो सही है कि हमें सेविंग करना चाहिए, लेकिन अगर देश की पूरी जनता पैसा बचाने लग गई तो उसका उल्टा प्रभाव हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई इसकी। दूसरा है इसमें एग्जाम्पल एप्रीहेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट। लिखा है इफ़ एन इंडिविजुअल विड्रॉज मनी फ्रॉम बैंक। मान लीजिए एक व्यक्ति बैंक से जाके अपना पैसा निकाल लेता है, इट क्रिएट्स नो डेंजर, तो उसका असर बैंक के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल डेंजर वाली समस्या है ही नहीं। बट लेकिन इफ़ ऑल पीपल विड्रू द अमाउंट साइमल्टेनियसली, मान लीजिए लेकिन सभी एक एक करके पैसा निकाल लेते हैं बैंक से, द बैंकिंग सिस्टम विल फेल, तो बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
The above situations signify macroeconomics paradoxes, which implies what is true for an individual is not necessarily true for the whole economic system. तो यहाँ पैराडॉक्स ये निकल के आ रहा है कि what is true for an individual, एक अकेले व्यक्ति के लिए जो बात सही है इज नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर द होल इकोनॉमिक सिस्टम। जरूरी नहीं कि वो पूरी इंटायर इकोनॉमिक के लिए सच हो। तो ये हमने एक लिमिटेशन देखा है कि इंडिविजुअल के रूप से ट्रू हो सकता है, लेकिन इंटायर इकोनॉमिक की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच हो, उसका डिफरेंट ही प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर। सेकंड है यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स आर इग्नोर्ड। इंडिविजुअल यूनिट को मैक्रो में इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट से ही मैक्रो क्रिएट होती है। तो लिखा है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पुट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटायर सोसाइटी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एम्फेसिस मतलब अपना जोर डालती है, फोकस करती है कहाँ पे, इंटायर सोसाइटी पे, न कि एक व्यक्ति पे। वाइल इंडिविजुअल यूनिट्स विच मेक द सोसाइटी, जो कि जबकि इंडिविजुअल यूनिट से ही सोसाइटी बनती है, आर इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट को इग्नोर कर दिया जाता है किसके अंतर्गत, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो ये दो लिमिट्स हो गई है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला है इट इज़ कंसर्न विद एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो इंडिविजुअल यूनिट से कंसर्न करती है, बिलोंग करती है। लाइक जैसे कि एक कंज्यूमर हो गया, एक फार्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, इनकम ऑफ एक व्यक्ति की हो गई, इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम हो गई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ अ इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, सच एज जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये मैक्रो में अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन द एज्यूप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एज्यूप्शन है, क्या धारणा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की धारणा लेके चलती है, जो कि एक सरासर गलत है। हमने पढ़ा था इसको डिटेल से। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एज्यूप्शंस ऑफ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये होता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है साधन उनका फुल एम्प्लॉयमेंट किया गया हो, पूरा यूज़ किया गया हो, उस पर डिपेंड होता है। थर्ड है इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन द एज्यूप्शन ऑफ द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सब चीज़ें बराबर रहेगी जो भी अदर रिसोर्सेज है। दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन अ पार्शियल इक्विलिब्रियम पर काम करता है, जबकि दिस इज बेस्ड ऑन अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे काम करता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे कार्य करता है। फोर्थ, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड टू द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसकी थ्योरी का इसमें अध्ययन किया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव, जबकि मैक्रो में क्या लिखा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज है उनका अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, उद्देश्य होता है। फिफ्थ, इट्स नेचर इज कंपेरेटिवली ईजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो ईजी है, जबकि मैक्रो में क्या है, इट्स नेचर इज कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल है, क्योंकि इंटायर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। सिक्स, इट हैज़ अ मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है वो है डिमांड और सप्लाई, जबकि मैक्रो में क्या है, इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 7, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 7, इट इज़ आल्सो नॉन एज ए प्राइस थ्योरी भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो को क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो नॉन एज ए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट पहले से ही मैंने अपलोड किया हुआ है और सेकंड पार्ट ये है। 2 पार्ट में अपन ने पहला चैप्टर पूरा कर लिया है इकोनॉमिक्स का। आप इसको 2 से 3 बार सुनो और इसके नोट्स भी आप इसको जूम करके बना सकते हो। थैंक यू।